हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टीच स्मार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी की, यानी अधिगम अक्षमता। हमने जाना कि अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो है वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी से ही जुड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे इस तरह के बच्चों की पहचान कर सकते हैं, यानी हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अधिगम जो अक्षम बालक होते हैं, ऐसे बच्चों को दिन, समय, तारीख और कुछ वस्तुओं को याद रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इनसे एक दिन पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, 2 दिन पहले कौन सा दिन था या 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो ये इन बच्चों को बताने में मुश्किल आती है। इसी तरह तारीख कि 5 दिन बाद कितनी तारीख होगी, अगर आज 2 तारीख है तो 5 दिन बाद क्या तारीख होने वाली है, या आज 10 तारीख है तो 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी। इस तरह से इनको मुश्किल आती है वस्तुओं को याद रखने में, यानी कि आपने विजुअली कोई चीज दिखाई, आपने 4-5 चीजें इनको दिखा दी और आपने बोला उन चीजों को फिर हटा दिया और रिकॉल करने के लिए कहा कि अब बताइए क्या क्या चीजें थी। तो इस तरह से इनको मुश्किल आती है। तो ये है पहला पॉइंट। मैं रिपीट कर देती हूँ, अधिगम बाधित बालकों को समय बताने, दिनों को सही, और जैसे इसमें जो महीने में बताना भूल गई थी, महीने और वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है। नंबर 2, बालकों को अपने कार्य करने में कठिनाई होती है तथा कक्षा कार्य को देर से पूरा करते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको अपना कोई भी काम वो कर रहे होते हैं तो वो काम, एक तो वो देरी से खत्म होता है और दूसरा वो अपना काम करते वक्त उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो सभी की तरह आसानी से अपने काम को नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, और अरिथमेटिक हो, या कोई और काम, अपने को करिकुलर एक्टिविटी है, या घर में कोई काम कहा है पेरेंट्स ने, तो उन कामों को करने में भी बच्चों को मुश्किल आती है। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ऐसा बालक देखने में सुस्त दिखाई देता है तथा प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाता है। आपको देखकर ही लग जाएगा कि जो बच्चा है वो इतना लेजी दिखाई देगा आपको, और वो बच्चा जो है, आपने जो भी उसे क्वेश्चनिंग की है उसका आंसर भी ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा। ये भी हो सकता है कि उसके जो आंसर्स हो वो टूटे फूटे शब्दों में हो, वो उसे कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा हो। छोटे छोटे शब्दों में, जैसे मुझे प्यास लगी है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलेगा मुझे, या फिर वो सिर्फ पानी पानी पीना है, छोटे छोटे सेंटेंस ही वो बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अपने कोई भी काम, जो भी उसका प्रश्न है, जो उसका उत्तर उसको देना है, सही ढंग से उसका जवाब नहीं देगा और वो सुस्त दिखाई देगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 4, यदि उसे मौखिक अनुदेशों को दोहराने के लिए कहा जाए तो वह उन्हें सही सही नहीं दोहरा पाता है। मौखिक अनुदेश क्या होते हैं फ्रेंड्स? मौखिक अनुदेश यानी वर्बल जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, यानी मुंह से बोलकर बताना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला, जब हम बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं, या हम खुद भी, आप अपना बचपन याद करो, जब आप खेलते थे हम गेम्स के रूल याद करते थे वर्बली। तो ऐसे ही जब हम रूल याद करते तो हम उसे लिखते नहीं थे, हम उसे क्या करते थे, मुंह से ही बताते थे कि ये गेम का रूल है। तो अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ऐसे ही कहेंगे कि आपको वर्बल आप रूल बता रहे हैं, और आप उन्हें कहें कि वो, आप सोचे कि वो याद रख ले, तो ये उनके बस की बात नहीं है, वो भूल जाते हैं। और एक और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे उसे सही सही दोहरा पाना। आपने कहा कि मैं आपको रास्ता बताती हूँ, मैप बताती हूँ, आपने राइट जाना है, सीधा सीधा राइट, उसके बाद फिर से राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट, आपने डायरेक्शंस बता दी। यहाँ क्या है, मैं भी सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूँ, मौखिक अनुदेशों की बात कर रही हूँ। अब आप कहेंगे उसे कि दोहराओ, तो बच्चा उसे दोहरा नहीं पाएगा, ये इसका मतलब था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। घर तथा कक्षा में दिए गए अनुदेशों को समझ नहीं पाता है तथा उन्हें दोहराने के लिए कहता है। चाहे वो घर है, चाहे वो क्लासरूम है, दोनों ही जगह बच्चे को
जो अनुदेश उसे दिए गए हैं उसको वो रिपीट नहीं कर पाता है, उसे दोहरा नहीं पाता है, और वो फिर से कहता है कि एक बार फिर से बोलिए, ताकि वो फिर से ध्यान से सुन सके। उसे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ उसे स्कूल में बल्कि घर में भी आती है। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब चलते हैं 6ठे पॉइंट पर। कार्यों में बहुत अनियमितता दिखाता है। कभी कभी प्रतिभावान प्रतीत होता है, लेकिन विद्यालय में तथा कक्षा में उसकी क्रियाएं निम्न स्तर की होती हैं। क्या होता है कि बहुत अनियमितता, जिसे हम कहते हैं ना, एक कंसिस्टेंसी चलती है, या बच्चा रेगुलरली उस काम को कर रहा है, वो ऐसा आपको कुछ रेगुलरिटी पंचुअलिटी आपको नहीं दिखाई देगी। उसमें वो इरेगुलर ही आपको नजर आएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत क्रिएटिव बच्चा है, मे बी इन डांस, इन म्यूजिक, इन क्रिएटिविटी, इन पेंटिंग, किसी भी चीज में हो सकता है, स्टेज प्ले में हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके एजुकेशनल असेसमेंट की, जब हम बात करेंगे उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस की, तो वो आपको निम्न स्तर का ही दिखाई देगा। मीन्स उसमें आपको गिरावट ही नजर आएगी, उसमें वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अदर स्किल्स में या को करिकुलर एक्टिविटीज में वो बच्चा अच्छा दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट खत्म हो गए। चलिए बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की। ऐसे बालक थोड़े से परिवर्तन से भी परेशान हो जाते हैं। मीन्स अगर आप इनके डेली रूटीन में कोई चेंज कर देते हैं तो भी ऐसे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वही जो सिस्टम पहले से ही वो फॉलो करते आ रहे हैं, या जो उनको एक टाइम टेबल दिया गया है, अगर आप उसमें कोई बदलाव कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि रोज आपका फर्स्ट पीरियड हिंदी का होता है, उसके बाद आप कहते हैं आपकी कंप्यूटर क्लास है, उसके बाद आपकी मैथ्स क्लास है, वो इस टाइम टेबल को फॉलो करते आ रहे हैं। किसी दिन आप कह रहे हैं कि आप अपनी सीट चेंज कर लें, आज आपका जो सीट चेंज करने के साथ, या फिर सिर्फ सीट आपने चेंज कर दिया आज, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने आज टाइम टेबल बदल दिया। पहला पीरियड आपने मैथ्स का कर दिया, दूसरा पीरियड आपने हिंदी का कर दिया। अब जैसे ही आपने बदलाव किया, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसकी सीट से था, या फिर आपने उसकी जो पढ़ाई से रिलेटेड था वो आपने चेंज कर दिया, तो बच्चा वहां पे परेशान हो जाता है। तो ये क्या है, उसका कोई भी आपने जो उसका जो टाइम टेबल चल रहा है, जो फ्रेम उसका बनाया है हमने, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। बाएं तथा दाएं के बीच अंतर करने में भ्रमित हो जाता है। बाएं और दाएं, आपको पता है राइट और लेफ्ट डायरेक्शंस जो है, काफी सारे लोग इसमें जल्दबाजी में हो जाते हैं, कंफ्यूज। लेकिन अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की, तो ऐसे बच्चे आपको हर सिचुएशन में आपको कंफ्यूज ही नजर आएंगे। आप क्लास में भी अगर आप पूछें कि राइट अपने सीधे हाथ को आइए, अपने दाएं हाथ को आप ऊपर कीजिए, तो बच्चा दूसरों को देखेगा। प्रेयर टाइम में भी वो दूसरों को फॉलो करेगा, पहले हाथ नहीं खड़ा करेगा। और अगर ऐसा वो करता है तो वो उससे कंफ्यूजन रहती है, वो भ्रमित हो जाता है, राइट की जगह लेफ्ट या फिर लेफ्ट की जगह राइट। और ऐसा वो रास्ते में भी मिस्टेक हो सकती है, मैप देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो किसी से रास्ता पूछता है तो ऐसा हो सकता है। ये पॉइंट भी उसमें आपको नजर आएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हमारे यहाँ खत्म हो गए। पॉइंट नंबर 9 पर, अधिगम बालक इतना अधिक उत्तेजित होता है कि कक्षा में थोड़े समय भी वो शांत नहीं बैठ पाता। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कई बार जैसे हमने पहले पढ़ा था, सुस्त होता है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही सुस्त हो, कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे भी होते हैं, बहुत ज्यादा जो ज्यादा उत्तेजित रहते ऐसे बच्चे भी होते हैं, और वो थोड़े समय भी क्लास में शांत नहीं रह पाते हैं। ये इनकी विशेषता भी आपको उसमें देखने को मिल सकती है, वो आप देख सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देता है या उन्हें 2 बार पढ़ लेता है। जब आप क्लास में बुक रीडिंग करवाएंगे तो वो लाइन टू लाइन पढ़ते पढ़ते या तो वो लाइन को स्किप कर जाएगा, यानी एक लाइन वो भूल ही जाएगा पढ़ना, या फिर एक लाइन को वो 2 बार पढ़ लेता है। तो हमने जाना 10 पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं 11वें पॉइंट पर। शब्दों की वर्तनी के अक्षर को जोड़कर शब्द बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिगम बालक जैसे बैग, BEG तो कह सकता है, परंतु बैग नहीं कह सकता, वो बैग के स्थान पर बेड बोल सकता है। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, जब आप स्पेलिंग को कहें कि तोड़ कर पढ़ो तो वो पढ़ लेगा।
आराम से। लेकिन आप कहें कि वो जो सिंगल सिंगल अल्फाबेट लिखा है उसे जोड़कर उस पूरे शब्द को एक बार में पढ़ें तो वो वहां पर गलत बोल सकता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने कहा, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया था बैग का, BEG, वो बिल्कुल ठीक पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि उस कंप्लीट वो जो वर्ड है उसको कंप्लीटली एक बार में पढ़ो तो वो बैग की जगह बेड बोल सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें वो ये गलती करेगा। शब्दों का असंगत अनुमान लगाता है। वो हमेशा अनुमान लगाता है, एस्टिमेट लगाता है ये क्या शब्द हो सकता है अपनी तरफ से, बिना ये जाने कि वो सही बोल रहा है या गलत। लेकिन असंगत अनुमान जो उसे मैच नहीं कर रहा वो जरूर लगाता है। और क्या होता है, उदाहरण के लिए क्या दिया इन्होंने कि भूख के लिए मुख बोल सकते हैं, यानी भ और म में कंफ्यूजन है बच्चे को। इसी तरह थ और य में कंफ्यूजन हो सकती है। इसी तरह त और ट में कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चा साउंड को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह और क्या हो सकता है, क्या शब्द के लिए किया शब्द का प्रयोग कर सकता है। बहुत सारे शब्दों में बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर वो कंफ्यूज होकर इस तरह की गलतियां करता है। आगे चलते हैं। शब्दों के उल्टे अक्षर पढ़ता है। उदाहरण के लिए नम को मन पढ़ता है तथा लता को यता पढ़ सकता है। क्लियर हुआ। इसी तरह जो शब्द हैं उनको उल्टा पढ़ लेता है, प्लेसिंग उसकी चेंज कर, जैसे मन तो नम पढ़ लिया, म पीछे चला गया और न आगे आ गया। इसी तरह इंग्लिश में ऑन तो उसको वो नो पढ़ सकता है, वॉज तो उसको सॉ पढ़ सकता है। बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में भी मिलेंगे आपको, हिंदी में भी मिलेंगे। अलग अलग तरह की मिस्टेक्स, जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनकी मिरर इमेज में भी वो कंफ्यूज हो सकता है, वर्ड्स की प्लेसिंग चेंज कर सकता है और असंगत अनुमान लगा के शब्द का बिना अर्थ जाने गलत बोल सकता है। आगे चलते हैं। अक्षरों को गलत क्रम में रखता है, मतलब उनका सीक्वेंसिंग भूल जाता है। जैसे लटक को यटक तथा पाठ को पाठ पढ़ता है। जैसे मैंने कहा कि साउंड डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम है, ठ को ट, त को थ। ये कंफ्यूजन हो सकती है बच्चे को कि वो क्लियर या तो सुन नहीं पा रहा है या उसकी जो इमेज छपी है ब्रेन के अंदर वो उसने गलत ही पकड़ ली है। क्लियर। आगे चलते हैं। शब्दों को छोटा कर देता है, जैसे झटपट को झपट या फिर पट, रमण को मण। इस तरह की चीजें हो सकती है कि बड़े अक्षर जो होंगे उसके बीच में से एक अक्षर या दो अक्षरों को वो गायब कर देगा, वो भूल जाएगा और उसको छोटा कर देगा। इसी तरह आगे चलते हैं। जो शब्द देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, यानी देखकर लगता है कि ये एक जैसे ही हो सकते हैं, उनको अधिगम बाधित बालक क्या करता है, अशुद्ध पढ़ता है, यानी उसे ठीक तरीके से नहीं पढ़ता है। जैसे नटखट को सटनक पढ़ता है, ऐसा फसल को सफल पढ़ता है, राम को मरा पढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि उसे जो एक जैसा नजर आ रहा है बस को सब पढ़ सकता है, उल्टा वो कर सकता है और जल्दबाजी में उसे कुछ और ही पढ़ लिया। आगे चलते हैं। स्वयं शब्द को संकलित करने तथा सही वाक्य बनाने में कठिनाई को अनुभव करता है। स्वयं शब्दों को संकलित करने का अर्थ क्या हुआ कि जो अगर उसको बोल दी जाए कि आप शब्दों को बनाओ तो उसे बहुत मुश्किल होगी और वाक्य बनाना उसके लिए बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए, क्योंकि वो पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, उसका संघर्ष पहले ही चल रहा है शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ, और वाक्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई उसके लिए। तो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। जब हम उसे फ्री छोड़ देते हैं कि आप खुद लिखो तब बहुत मुश्किल आती है। आगे चलते हैं। संख्याओं को गलत पढ़ता है, जैसे 36 को 63, 12 को 21, 69 को 96, 3 को 8, 2 को 5, ऐसा हो सकता है। तथा अक्षरों को गलत क्रम में पढ़ता है और नमक को मणक मनक पढ़ता है। ऐसा हो जाएगा बच्चा, संख्याओं को वो गलत पढ़ सकता है जल्दबाजी में। जैसे आप अपना फोन नंबर लिखवा रहे हैं, आपने कहा 9127, हो सकता है 9271 लिख दे। वो कुछ भी वो कर सकता है क्योंकि उसको पहले ही लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए उससे ये गलतियां हो रही है। ऐसा वो जान के नहीं करता है। आगे चलते हैं। लिखने में अशुद्धियां करता है, जैसे मैंने भी कहा कि ऐसा वो जान के नहीं करता है, वो जब लिखेगा तो भी बहुत सारी गलतियां आप नोटिस कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप उसकी उस एरर, जो जिस तरह का वो उसका एरर पैटर्न है, आप उसको पहचान पाएंगे और उसको पहचानने के बाद आप उसे सही मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। शब्दों के अक्षरों को उल्टा लिख देता है। जैसे अक्षरों को उल्टा मिरर इमेज बना दिया। जैसे 7 हमने ऐसे लिखा तो वो उल्टा 7, बी है तो हो सकता है बी को वो डी बनाकर दिखा दे आपके सामने, ऐसा हो सकता है। बी को डी बना दे, पी को क्यू बना दे, डब्ल्यू को एम बना दे, ऐसा हो सकता है। शब्दों के अक्षरों में लिखने में अशुद्धियां करता है, तो यहाँ पर भी उसको मिस्टेक्स उससे होती रहेंगी। आगे चलते हैं। अक्षर कम कर देता है। जैसे टपक को टक, हमने ये भी पहले पढ़ लिया है कि अक्षरों को वो कैसे कर रहा है कि शब्द को छोटा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, आपने हैप्पी लिखा तो वो हैप्पी में से भी हैप्पी शब्द को छोटा कर देगा। जैसे HAPPY हो सकता है उसकी तरफ से हैप्पी HAPY ही हो, ऐसा हो सकता है। सपोज सून लिखना है और उसको SOON नहीं पता है और वो सून अपनी तरफ से SUN लिख दे, इट में बी अ चांस। आगे चलते हैं। अतिरिक्त अक्षर जोड़ देता है, जैसे बंद को बनद। कई जगह ऐसा होगा जहां बच्चे को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, साउंड का उसको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बंद लिखना है, उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आधा न लिखना है। जिसमें हमने आधा, जो हमने जब शब्द बोला तो बंद, न की आवाज छोटी है, तो जो बहुत छोटी सी आवाज आई न, वहां पर तो हमें आधा ना लगाना था, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से अक्षर को ऐड कर देता है, इसे हम एडिशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यदि ध्वनि के आधार पर शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो ध्वनि के अनुरूप अक्षर नहीं लिख पाता है। ध्वनि के आधार पर अक्षर लिखना हुआ, जैसे साउंड बेस, आपने कहा कि आप ऐसा लिखिए तो वो उसके अनुरूप नहीं लिख पा रहा है। इसी तरह अगर आप राइमिंग वर्ड्स की बात करेंगे, यहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी फिर साउंड बेस, जैसे कैट, मैट, सैट, बैट, रैट। तो यहाँ पर ये वही है ध्वनि राइमिंग वर्ड्स जिसमें सेम साउंड, सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स आ रहे, वहां पर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। हिंदी में भी अगर आप जैसे आप उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं, सेम साउंड जो है एंडिंग है या फिर स्टार्टिंग है, वहां पे बच्चे को छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे शब्दों में प्रॉब्लम आती है। आगे चलते हैं। जब अक्षरों को बोलने के लिए कहा जाता है तो वर्णमाला से अक्षर नहीं निकाल पाता है। आपने पूरी की पूरी वर्णमाला रख दी उसके सामने और आपने कहा चलो ढूंढ के बताओ बीच में से घ कहाँ लिखा है या ध कहाँ लिखा है, तो उसके लिए वो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। बीच में से क ढूंढ के बताओ कहाँ पर है। अगर आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो वो ढूंढ लेगा। सेम इसी तरह अगर आप काउंटिंग का चार्ट पूरा का पूरा 100 काउंटिंग रख देंगे उसके सामने, 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है, और अब कहें कि बताओ बेटा इसमें 15 कहाँ लिखा है, तो अगर वो 1 2 3 4 करके जाएगा तो 15 तक तो वो पहुंच जाएगा, पर बीच में से 15 उसके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो उसके पास पहुंचने के लिए सीक्वेंस ही फॉलो करेगा, कि इसीलिए उसको टेबल में भी प्रॉब्लम आती है। आगे चलते हैं। यदि अक्षरों का मिलान करने के लिए कहा जाता है तो वो शब्दों का मिलान नहीं कर पाता है। अक्षरों का मिलान करना है अब शब्दों के साथ, तो क्योंकि साउंड्स क्लियर नहीं है तो बच्चे को यहाँ भी दिक्कत आती है, तो वो गलतियां करता है, सही साउंड को, जो सही अक्षर है उसे नहीं जोड़ पाता है जहां पर उसे मैच करना है। जैसे क से कलम बना, मिलाना है, नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ सिर्फ स्टार्टिंग में है और फिर लाइफ के कुछ सालों के बाद आपने इसको ट्रेन कर दिया, रेमेडियल एजुकेशन दे दी और ठीक है हो गया, ऐसा नहीं हो पाता है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ये आजीवन रहता है, तो वो ये गलतियां करता रहता है। शैक्षिक विषयों को समझने में भी अधिगम बाधित बालकों को कठिनाई आती है। शैक्षिक विषय हैं, जो उसके एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी उसको समझने में बहुत मुश्किल आती है। पहले तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ ही पढ़ना था, लेकिन जब SST जुड़ गया, साइंस जुड़ गया, संस्कृत भी आ गया, बहुत सारे सब्जेक्ट बढ़ते रहते हैं जो सपोर्ट करिकुलम में, तो फिर वहां पर बच्चे को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो उसके वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और यहाँ पर सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी मुश्किलें आती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें हमने बात की कम से कम 27 टॉप पॉइंट्स ऐसे, जिसके द्वारा अगर आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे
तो आप अपनी कक्षा में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की पहचान कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।